क्वेश्चन नंबर 51 द रिएक्शन। क्वेश्चन में आपको एक रिएक्शन दी गई है और क्वेश्चन ने पूछा कि बताइए ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है। तो आइए देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे एल्किल हैलाइड का हाइड्रोलिसिस हो रहा है वाटर। जो वाटर होता है ये एक पोलर पोटिक सॉल्वेंट होता है। जो वाटर होता है ये पोलर पोटिक सॉल्वेंट होता है जिसकी प्रॉपर्टी होती है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की होती है। ये क्या करेगा, ये वाटर जो है यहाँ से इनके बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कैंसिल आउट कर देगा और यहाँ से न्यूक्लियोफाइल Br- यहाँ से न्यूक्लियोफाइल Br- के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। जब यहाँ से Br- बाहर निकल जाएगा तो इस वाले कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ से आपको टर्शियरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे टर्शियरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपने देखा कि जो फर्स्ट स्टेप थी, फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल बाहर गया तो सेकंड स्टेप में जो वाटर होगा वो वर्क करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। सेकंड स्टेप में वाटर वर्क करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल और वाटर क्या करेगा, इसके पास ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं। ये क्या करेगा, ये जाएगा और इस वाले कार्बन पे अटैक कर देगा और यहाँ से आपका अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ से आपका अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो फर्स्ट स्टेप थी वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बाहर निकल रहा है और सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अंदर जा रहा है। तो यहाँ पे कुल मिला के हो रहा है सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्वेश्चन नंबर 52 विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन हैज हाइस्ट वैल्यू ऑफ हीट ऑफ अ हाइड्रोजिनेशन। क्वेश्चन ने यहाँ पे आपसे हाईएस्ट हीट ऑफ अ हाइड्रोजिनेशन पूछा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होता है, जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होता है इन्वर्सली टू द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन होती है। इन्वर्सली टू द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन होती है। और एल्कीन की स्टेबिलिटी को हम चेक करते हैं नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से। कुल मिला के यहाँ पे कहने का मतलब ये कि जिस एल्कीन की स्टेबिलिटी जितनी कम होगी उसका हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन उतना ज़्यादा होगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि जहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितना कम होगा वहाँ पर हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आप क्या चेक करना है, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन निकालने हैं। अब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन निकालना आप लोग को आता है। sp2 कार्बन से sp3 कार्बन लगा होगा, sp3 कार्बन से लगे हाइड्रोजन कहलाते हैं अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो आप लोग को निकालना आता है। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो फोर्थ होना चाहिए। कैसे होगा देखिए, sp2 कार्बन से लगा sp3 कार्बन और sp3 कार्बन से यहाँ पे आपको 2 अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे। यहाँ पे देखेंगे आप sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन से लगा sp3 कार्बन और यहाँ पे आपको 1 अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे। तो कुल मिला के फोर्थ वाले ऑप्शन में आपको 3 अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सबसे कम है तो इसके लिए हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन सबसे ज़्यादा होगी, हाईएस्ट होगी। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। बाकी ऑप्शन में आप लोग चेक कर लीजिएगा, अल्फा हाइड्रोजन इनसे ज़्यादा ही होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। ओके, विच मॉलिक्यूल कैन वर्क एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंपली आपको याद होना चाहिए, आंसर होगा फोर्थ, लेड ऑक्साइड। जो लेड ऑक्साइड होता है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके काम करता है। क्वेश्चन नंबर 54 विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव अप प्रोपेन। इनमें से बताइए कौन सी रिएक्शन है जो प्रोपेन का फॉर्मेशन नहीं करेगी। तो बात करते हैं पहली रिएक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया एल्किल हैलाइड दिया गया है इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर। जब आप एल्किल हैलाइड को
मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ अ डाई ईथर में लेके जाएंगे तो यहाँ पर ग्रिग्नॉल्ड रीजन का फॉर्मेशन होगा। और जब आप ग्रिग्नॉल्ड रीजन की रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे तो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगला चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है एसिटिल क्लोराइड दिया गया है। जब आप एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन ग्रिग्नॉल्ड रीजन के साथ कराएंगे तो यहाँ पर कीटोन का फॉर्मेशन होता है। ये आपको एल्केन नहीं देगा, यहाँ पे बनेगा एसीटोन। तो आंसर हो जाएगा सेकंड। सेकंड रिएक्शन में प्रोपेन का फॉर्मेशन नहीं होगा बल्कि वहाँ पर एसीटोन का फॉर्मेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 55। Which of the following statement about zero is not true? Statement about zero is not true। अच्छा भाई, क्वेश्चन ने आपसे जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं होगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपको दिया गया इट्स रेट कांस्टेंट यूनिट इज आ सेकंड इनवर्स, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट के होता है इसकी यूनिट इन्होंने आपको दी है सेकंड इनवर्स दी गई है। चेक कर लीजिए सही की गलत है। हमें यहाँ पे रेट कांस्टेंट निकालना है तो रेट कांस्टेंट इक्वल हो जाएगा कंसंट्रेशन की पावर 1 - n अपॉन टाइम। जो n होता है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिनोट करेगा। तो रेट कांस्टेंट के इक्वल टू कंसंट्रेशन मोल अपॉन वॉल्यूम या मोल अपॉन लीटर कह सकते हैं आप। मोल अपॉन लीटर अपॉन टाइम की यूनिट होगी सेकंड हो जाएगी। और यहाँ पे n की वैल्यू आपको 0 दी गई तो 1 माइनस का 0 हो जाएगा। तो यहाँ से रेट कांस्टेंट की यूनिट आ जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स हो जाएगी। ठीक है, बट यहाँ पे आपको यूनिट दी गई सेकंड इनवर्स दी गई जो कि गलत है। यही आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट होगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। आगे बढ़ेंगे। During addition of a bromine on ethane, the first species formed। अच्छा भाई, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि यदि हम एथेन पे एडिशन कराते हैं ब्रोमीन का तो फर्स्ट स्पेसिस कौन सी बनेगी। आइए, हमें यहाँ पे एथेन दिया गया है CH2 डबल बॉन्ड CH2। हमने यहाँ पे कहा दिया ब्रोमिनेशन और हमने यहाँ पे ले लिया Br2 ले लिया। तो यहाँ पे सिंपली होगा क्या, एक पाई बॉन्ड टूटेगा और दो नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट स्पेसिस बनेगी वो ये बनेगी। ठीक है, ये आपकी बनेगी फर्स्ट स्पेसिस का फॉर्मेशन हो जाएगी जो कि होती इंटरमीडिएट। ये जो होता है ये कहलाता है इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, तो आंसर किसका हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। यस, साइक्लिक ब्रोमोनियम बनेगा। यहाँ पे बन जाएगा इसको कहते हैं साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। ये आपका इंटरमीडिएट होता है जो कि फर्स्ट स्पेसीज होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57, नेम ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पे आपको एक केमिकल रिएक्शन दी गई है और क्वेश्चन ने आपसे इस केमिकल रिएक्शन की जानकारी मांगी है। आइए, यहाँ पे देखिए आपको दिया गया हायर एल्केन दिया गया है। यहाँ पर आपको हायर एल्केन दिया गया है। जब आप हायर एल्केन को हाई टेम्परेचर पे ले जाते हैं तो हाई एल्केन डिसोसिएट कर जाता है इन लोअर एल्केन में। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड क्रैकिंग। ये रिएक्शन कहलाती है क्रैकिंग कहलाती है। तो आंसर हो जाएगा सेकंड।
विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल गो फास्टर इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल इज इंक्रीज। क्वेश्चन कह रहा है यदि हम न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं तो कौन सी रिएक्शन की रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। तो चेक करना पड़ेगा यहाँ पे आपको। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो बनेगा, यहाँ पे आपका बनेगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर सेकेंडरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा और ये जो रिएक्शन है ये SN2 रिएक्शन हो रही है। यहाँ पर SN2 रिएक्शन हो रही है। अगले ऑप्शन में आप देखेंगे जब यहाँ से B- निकलेगा तो यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर प्राइमरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा और ये जो रिएक्शन आपको दी गई है ये SN2 की दी गई है। ये SN2 रिएक्शन होगी। प्राइमरी कार्बोकैटायन में SN2 झेल के होता है। प्राइमरी कार्बोकैटायन में जो SN2 होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जब आप कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 पे हमें सही मैचिंग देखनी है। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। जर्मेनियम ऑक्साइड, जो जर्मेनियम ऑक्साइड होता है इसका जो नेचर होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। जर्मेनियम ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है। टिन ऑक्साइड, जो टिन ऑक्साइड होगा ये एम्फोटेक नेचर का होगा। टिन ऑक्साइड एम्फोटेक नेचर का होता है। SiO सिलिका SiO। और यहाँ पे इसका जो नेचर हो जाएगा ये होता है अनस्टेबल होता है। ये अनस्टेबल होता है। बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की जो कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इसकी जो राइट मैचिंग होगी, जो फर्स्ट होगा ये हो जाएगा D, सेकंड वाला आएगा C पे और ये थर्ड होगा, और थर्ड वाला आएगा A पे, थर्ड B पे जा रहा है एंड फोर्थ A पे आएगा। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 60। The electrophile attack the benzene ring to generate the intermediate sigma complex, following which sigma complex is the lowest energy। इन्होंने पूछा कि बताइए कौन सा सिग्मा कॉम्प्लेक्स होगा जो लोवेस्ट एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। लोवेस्ट एनर्जी को वही सिग्मा कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस करेगा जिसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर सिग्मा कॉम्प्लेक्स में NO2 ग्रुप लगा है। जो NO2 होता है ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है जो कि -R इफेक्ट को शो करता है। और यहाँ पे जो -R इफेक्ट होता है ये मीटा डायरेक्टिंग होता है। कैसा होता है? मीटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। बट यहाँ पे मीटा पोजीशन में नहीं लगा, यहाँ पे लगा है पैरा पोजीशन पे लगा, जिसके कारण इसकी जो स्टेबिलिटी होगी कम हो जाएगी। स्टेबिलिटी कम होने के कारण इसकी जो एनर्जी होगी वो हाईएस्ट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट हो गया, थर्ड और फोर्थ, यहाँ पे आप देखेंगे जो ऑप्शन में फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ है, यहाँ इन तीनों ऑप्शन में -R इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, जो -R इफेक्ट होते हैं ये होते हैं रिंग डीएक्टिवेटिंग होते हैं। जो -R इफेक्ट होते हैं ये रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं जो कि स्टेबिलिटी को कम कर देते हैं। अगर स्टेबिलिटी को कम कर देंगे तो एनर्जी मैक्सिमम होगी। बट सेकंड ऑप्शन में कोई भी -R इफेक्ट नहीं लगा है, जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी तो एनर्जी सबसे कम होगी। आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 61। आइए, यहाँ पे सिंपली आपको एल्काइन दिया गया है। जब एल्काइन का आपने लिंड्रास कैटालिस्ट खाया, जो कि लिंड्रास कैटालिस्ट होता है लेड इन प्रेजेंट ऑफ बेरियम सल्फेट। जब आप किसी एल्काइन का लिंड्रास कैटालिस्ट खाते हैं तो वहाँ पर सिस का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पर सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे इन्होंने लिया है सोडियम इन प्रेजेंट ऑफ लिक्विड अमोनिया। ये कहलाती है बल्क रिडक्शन। ये कहलाता है बल्क रिडक्शन कहलाता है। और बल्क रिडक्शन में फॉर्मेशन होता है ट्रांस एल्कीन का। तो यहाँ फॉर्मेशन होगा ट्रांस एल्कीन का। तो उसका जो आंसर हो जाएगा
पहले आपका बनेगा सिस, देन बनेगा ट्रांस, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। द मोस्ट प्रोबेबल प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, कौन सा मोस्ट प्रोबेबल प्रोडक्ट बनेगा इन द फॉलोइंग रिएक्शन में। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया कि यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग बेस दिया गया है, इस रिएक्शन में आपको स्ट्रॉन्ग बेस दिया गया है, तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे होगा डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, यहाँ पे हो रहा है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होगा। अब यहाँ पे डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक यहाँ से निकलेगा और एक Br यहाँ से निकलेगा, एक H यहाँ से निकलेगा और एक H यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पे जो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे स्टेबलाइज हो जाएगा और एक पाई बॉन्ड यहाँ पे स्टेबलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होना चाहिए वो फर्स्ट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे डिहाइड्रो हैलोजिनेशन हो रहा है, तो यहाँ से अगर Br निकलेगा तो उसके जस्ट बगल वाले कार्बन से H+ निकलेगा, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ से जब आप एक Br को निकालेंगे तो उसके जस्ट बगल वाले कार्बन से H+ निकलेगा, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। विच मॉलिक्यूल आयन डज नॉट एग्जिस्ट, वो कौन सा मॉलिक्यूल ये आयन है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। सिंपली आपको याद होना चाहिए था, इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, थर्ड आंसर द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64। ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडी ऑफ द रिएक्शन फॉलोइंग रिजल्ट वर ऑब्टेन, यहाँ पे आपको एक टेबल दी गई है, क्वेश्चन आपसे जानकारी मांगी है, आइए देख लेते हैं। रिएक्शन ऑब्टेन, चलिए हमें यहाँ बताना कौन सा करेक्ट रेट लॉ का एक्सप्रेशन होगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको। कीपिंग, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमने यहाँ पे बी को कांस्टेंट कर दिया, कीपिंग बी कांस्टेंट, हमने यहाँ को पे बी को कांस्टेंट कर दिया। अब यहाँ पे हम जो कुछ भी एक्सपेरिमेंट करेंगे वो एक लिए करेंगे, तो एक्सपेरिमेंट देखिए फर्स्ट एंड फोर्थ एक्सपेरिमेंट में बी वाला कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम ए की जो रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, सॉरी ए के हम जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लेंगे, फर्स्ट एंड फोर्थ लेंगे। तो एक्सपेरिमेंटल ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ फॉर ए सॉल्व कर लेते हैं। तो R इक्वल टू हो जाएगा रेट कांस्टेंट के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर n हो जाएगा। फर्स्ट से फोर्थ पे आने पे यहाँ पे ए की जो कंसंट्रेशन में चेंजेस आ रहा है, फोर्थ का चेंजेस आएगा, और यहाँ पे जो रेट पे जो चेंजेस आ रहा है 4 टाइम आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4R इक्वल टू के ए की कंसंट्रेशन 4 टाइम्स इंक्रीज कर गई एंड सो 4R इक्वल टू हो जाएगा 4 की पावर n इंटू के ए की कंसंट्रेशन की पावर n, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 इक्वल टू 4 की पावर n, सो n इक्वल टू आ जाएगा 1। तो यहाँ के लिए ए के लिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो 1 आ जाएगा। अब चेक कर लेते हैं बी के लिए। यहाँ पे हमें ए को कांस्टेंट करना पड़ेगा, कीपिंग ए कांस्टेंट। एक्सपेरिमेंट ए को आपको कांस्टेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे आप सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट में ए कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एक्सपेरिमेंटल सेकंड एंड थर्ड।
सेकेंड एंड थर्ड को फॉर बी। आई सो आर इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर n। बी की कंसंट्रेशन 2 टाइम्स इंक्रीज कर रही है और बी के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 4 टाइम इंक्रीज करेगी। सो 4R इक्वल टू हो जाएगा रेट कांस्टेंट के इंटू कंसंट्रेशन 2 टाइम्स इंक्रीज कर गई 2 इंटू बी की पावर n। 4R इक्वल टू हो जाएगा 4R इक्वल टू 2 की पावर n इंटू रेट कांस्टेंट के b की पावर n। यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा 4 इक्वल टू 2 की पावर n। सो n इक्वल टू आ जाएगा 2। इसको थोड़ा सा आप और सॉल्व कर लेंगे। 4 के स्थान पे आप 2 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, तो 2 की पावर 2 इक्वल टू 2 की पावर n। तो यहाँ से n की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो आंसर होगा ए के लिए आएगा फर्स्ट एंड बी के लिए आएगा सेकंड। आंसर हो जाएगा फोर्थ आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65। द रिएक्शन, यहाँ पे आपको एक केमिकल रिएक्शन दी गई और क्वेश्चन ने आपसे पूछा कि बताइए ये किसका एग्जाम्पल है, कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड के साथ हमने HCN को लिया है। बेंजल डिहाइड बेंजल डिहाइड के साथ हम ट्रीट कर रहे हैं, HCN को कर रहे हैं और क्वेश्चन ने आपसे एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन पूछा है। आइए देखिए होगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होगी, ये पाई बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो होगा, जब ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा तो इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से H+ आयन आएगा, वो आके इस वाले कार्बन पे अटैक कर देगा। सॉरी, इस यहाँ से जो H+ आयन आएगा पाई बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, तो इस वाले ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस वाले कार्बन के पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ HCN। अब यहाँ पे होगा क्या, ये H+ के फॉर्म में होगा, ये CN-1 के फॉर्म में होगा। नेगेटिव को दे दो प्लस और प्लस को दे दो नेगेटिव, तो यहाँ से जो H+ आयन होगा वो आके इस वाले ऑक्सीजन पे अटैक करेगा और जो साइनाइड होगा वो आके इस कार्बन पे अटैक कर देगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा साइनोहाइड्रिन, यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा आपका साइनोहाइड्रिन बनेगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन पूछे एग्जाम में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक हो रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फोर्थ। फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आएगा, सेकंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। Which of the following is not the product of a dehydration? Which of the following is not the product of a dehydration? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए और क्वेश्चन ने पूछा कि बताएं इनमें से कौन सा डिहाइड्रेशन का प्रोडक्ट नहीं होगा। आइए देखिए, डिहाइड्रेशन मीन्स होता है वाटर का निकल जाना। जब यहाँ से OH- आयन निकलेगा तो इसके जस्ट बगल वाले कार्बन से H+ आयन निकलेगा, तो वहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। आइए देखिए, इस वाले कार्बन से लगा एक OH लगा है, यहाँ से OH- आयन बाहर निकलेगा, इसके जस्ट बगल वाले कार्बन से H+ आयन निकलेगा, तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई आंसर दिया, सेकंड वाला आंसर दिया गया है, बिल्कुल सही है। अगला चेक कर लेते हैं। अब इस वाले कार्बन से एक ऊपर भी कार्बन लगा है, यदि यहाँ से OH- आयन निकल रहा है और इस वाले कार्बन से H+ आयन निकलेगा, तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कोई आंसर दिया गया है, फोर्थ भी दिया गया है। अगला चेक कर लेते हैं।
अब देखिए आप इस वाले कार्बन से जस्ट ये वाला कार्बन लगाए, यदि आप इस बार यहाँ से एक H+ आयन को निकालते हैं तो एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, दिया गया है, थर्ड बिल्कुल सही है। बट यहाँ पे जो अब आप फर्स्ट ऑप्शन में देखेंगे, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हुआ है वो डिहाइड्रेशन से नहीं हुआ है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे सेकंड, थर्ड और फोर्थ इन तीनों का ही डिहाइड्रेशन हो रहा है, बट फर्स्ट वाले ऑप्शन में कोई भी डिहाइड्रेशन के थ्रू नहीं बन रहा है पाई बॉन्ड। फॉर हाइपोथेटिकल रिएक्शन, यहाँ पे कोई आपको एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन दी गई, द एक्टिवेशन एनर्जी इज 0 और क्वेश्चन ने कहा है कि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी 0 है। व्हाट इज द रेट कांस्टेंट एट 400 केल्विन इफ एट 300 केल्विन इट्स वैल्यू इज 2.5 × 10⁵ सेकंड इनवर्स। क्वेश्चन ने कहा है कि टेम्परेचर को चेंज करने पे इसकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको इक्वेशन यूज करनी है, log K2 अपॉन K1 इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी EA अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T1 माइनस का 1 अपॉन T2। सिंपली आपको यहाँ पे इक्वेशन अप्लाई करनी है। अब देखिए क्वेश्चन ने यहाँ पे कंडीशन आपको दे दी है। क्वेश्चन ने कहा है कि यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी है EA की वैल्यू वो आपको 0 दी गई है। जब आप यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी EA की वैल्यू 0 पुट अप करेंगे तो यहाँ से आपका log K2 अपॉन K1 की वैल्यू हो जाएगी 0 आ जाएगी, ठीक है। जब यहाँ पे आप एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को पुट अप करेंगे तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ से आपका log K2 अपॉन K1 की वैल्यू 0 आ जाएगी। जब यहाँ पे आप इसका एंटी लॉग लेंगे तो K2 अपॉन K1 इक्वल टू हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने आपसे रेट कांस्टेंट पूछा है, तो यहाँ पे देखा जाए कि K2 इक्वल टू K1 हो जाएगा, K2 इक्वल टू K1 होगा, मतलब जो वैल्यू K1 के वही वैल्यू K2 की होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कहा है कि 400 केल्विन इफ एट 300 केल्विन इट्स वैल्यू इज 2.5 × 10⁵ सेकंड इनवर्स, मतलब 300 केल्विन पे रेट कांस्टेंट K1 की वैल्यू आपको 2.5 × 10⁵ दी गई है, तो K2 की वैल्यू K1 के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो हो जाएगी 2.5 × 10⁵ सेकंड इनवर्स। आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आपने 0 कर दी तो K1 और K2 की वैल्यू आपस में इक्वल हो जाती है। आइए, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन दी गई है और क्वेश्चन ने आपसे रीजेंट की जानकारी मांगी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है और यहाँ पर हाइड्रोजन का भी रिमूवल हो रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हो रहा है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन हो रहा है, यहाँ पर डिहाइड्रो हैलोजिनेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सिंपली एलिमिनेशन हो रहा है। और डिहाइड्रो हैलोजिनेशन में हम यूज़ करते हैं रिजेंट अल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल किया जाता है। आंसर होगा थर्ड। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करवाने के लिए हम सिंपली अल्कोहलिक KOH का यूज़ करते हैं। आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 69, in which of the following molecule are the effect, namely inductive, mesomeric and hyperconjugation operate। क्वेश्चन क्या है कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा राइट ऑप्शन है जहां पर तीनों इफेक्ट काम कर रहे हैं, इंडक्टिव भी हो, मेजोमेरिक भी हो एंड हाइपरकॉन्जुगेशन भी हो। तो आंसर का हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट भी हो रहा है, मेजोमेरिक भी हो रहा है और कॉन्जुगेशन भी हो रहा है। तो आंसर इज द थर्ड। क्वेश्चन नंबर 70,
क्वेश्चन नंबर 70, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन में आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए और क्वेश्चन आपसे पूछा कि बताए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ गिवन सिलिका इज अ पॉलीमेरिक सॉलिड विद अ 6 मेंबर रिंग, रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड इज अ लीनियर मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये लीनियर मॉलिक्यूल होता है जिसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp होता है, बिल्कुल सही है, तो ये आपका हो जाएगा 2। थर्ड स्टेटमेंट आपको दिया गया टिन एंड लेड आर अनअफेक्टेड बाय स्टीम, फॉल्स, जो कि गलत है। फोर्थ, लेड इज अ लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन अ फोर्थ ग्रुप, फोर्थ ग्रुप में जो लेड होता है वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये आपको फॉल्स स्टेटमेंट दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज अ राइट, बाकी जितने भी हैं सब आपको रॉन्ग दिए गए हैं, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। थर्ड आंसर इज द राइट आंसर। इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन था, आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 71, द रिएक्शन विद HBr प्रोड्यूस। क्वेश्चन ने यहाँ पे आपको एल्कीन दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन आपको रिएक्शन दी है जो कि रिएक्ट कर रहा है विद HBr के साथ, और क्वेश्चन ने आपसे पूछा कि बताइए यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। सिंपली आप यहाँ पे क्या करेंगे कि पाई बॉन्ड, यहाँ पे आप पाई बॉन्ड को डीलोकलाइज करिए, यहाँ पे पाई बॉन्ड को आप तोड़ेंगे, पाई बॉन्ड को तोड़ो और मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेंगे। पाई बॉन्ड ये टूटेगा और टूट के इस वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, तो इस वाले कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बना है वो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो गया, जो कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से H+ और यहाँ से Br-। यहाँ पे जो होगा कि सबसे पहले नेगेटिव को दे दो प्लस और प्लस को दे दो नेगेटिव, तो यहाँ से जो H+ होगा इस वाले कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ से जो H+ है वो इस वाले कार्बन पे आके अटैक करेगा, और Br- को दे दीजिए प्लस, और Br- जाएगा इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका बन जाएगा फिनाइल, फिनाइल के साथ लगा कार्बोकेटाइन, जहाँ पे Br ने अटैक किया CH2CH3, यस, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 72, नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ, नेचुरल गैस का मिक्सचर क्या क्या होते हैं। तो जो नेचुरल गैस होती है वो मिलकर बनी होती है मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन से, तो इज द राइट आंसर फोर्थ होगा। जो नेचुरल गैस होगा वो मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन का मिक्सचर होता है, आंसर इज द फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 72 हो गया है। आयुपेसी नेमिंग, क्वेश्चन में आपसे आयुपेसी नेमिंग पूछी गई है। आयुपेसी नेमिंग करने के लिए आप सबसे पहले लंबी से लंबी प्रिंसिपल चेन को बनाएंगे। तो यहाँ पे जो आपकी जो प्रिंसिपल चेन बनेगी, 4 कार्बन आपको यहाँ से मिल रहा है और बाकी यहाँ से आपको मिलेंगे, तो यहाँ पे जो आपकी जो चेन बनेगी वो ये होगी। हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पे कार्बन की लंबी से लंबी चेन छाटी। अब हमें करना है नंबिंग, तो नंबिंग आप हमेशा वहाँ से करेंगे जहाँ से आपका सबस्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा। यदि आप नंबिंग यहाँ से करेंगे तो आपको 5th कार्बन पे 2 सबस्टिट्यूएंट मिलेंगे, बट अगर आपने नंबिंग यहाँ से की तो आपको यहाँ पे 3rd कार्बन पे सबस्टिट्यूएंट मिल जाएगा। तो नंबिंग हमेशा वहाँ से करते हैं जहाँ से सबस्टिट्यूएंट पास पड़ता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 4 और यहाँ पे हो जाएगा C4H9, आप इसको इस तरीके लिख लीजिए, CH2 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 और CH3, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 4 5 6 7 8, यहाँ पे आपको 8 कार्बन की चेन मिल गई है। तो यहाँ पे इसका जो आयुपेसी नेमिंग हो जाएगी, और यहाँ पे आपको 4th वाले कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं। तो यहाँ पे इसका जो आयुपेसी नेमिंग होगी 3,4,4 ट्राईमिथाइल 8 कार्बनों का एल्केन कहलाता है ऑक्टेन।
तो यहाँ पे इसका जो राइट आईयूपीएसी नेमिंग होगी 3,4,4 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। सेकेंड आंसर द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 74, एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2-bromopentane टू फॉर्म पेंटुएन। यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया गया है, एलिमिनेशन। क्वेश्चन आपको पहले बता दिया कि यहाँ पे जो हो रहा है वो एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है 2-bromopentane। ये आपको दिया गया है 2-bromopentane दिया गया है। टू फॉर्म पेंटुएन, और यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रहा है इसका जब हमने एलिमिनेशन कराया तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रहा है वो हो रहा है पेंटुएन का फॉर्मेशन हो रहा है पेंटुएन। मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ऊपर जगह नहीं है, पेंटुएन। पेंटुएन, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से एक Br- निकला है और यहाँ से एक H+ आयन निकला है। इसका मतलब यहाँ पे हुआ एलिमिनेशन हुआ है, तो यहाँ पे जो हुआ है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन हुआ है, यहाँ पे होगा डिहाइड्रो हैलोजिनेशन हुआ है, ठीक है। आइए और हमें देखना कि यहाँ पे ये किसका एग्जाम्पल है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे जब आपने इसका डिहाइड्रो हैलोजिनेशन का है तो यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ। इसका मतलब यहाँ पे ये जो रिएक्शन एलिमिनेशन दी गई है, ठीक है। फॉलो जेस्टर रूल, बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे जेस्टर रूल को फॉलो कर रहा है। सी है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, यहाँ से HBr का डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, यहाँ से HB, हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पे HBr का रिमूवल हो रहा है। तो यहाँ पे ABC और D क्या दिया गया, डिहाइड्रेशन, गलत। यहाँ पे वाटर का रिमूवल नहीं हो रहा बल्कि यहाँ पे डिहाइड्रो हैलोजिनेशन हुआ है। तो यहाँ A भी सही होगा, B भी है और C भी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा A, B एंड C। एलिमिनेशन भी हो रहा है, जेस्टर रूल को फॉलो भी कर रहा है और डिहाइड्रो हैलोजिनेशन भी हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75, विच इज नॉट ट्रू फॉर सिलिकॉन। कौन सा स्टेटमेंट सिलिकॉन के लिए सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया गया कि हाई थर्मल स्टेबिलिटी, बिल्कुल सही। जो सिलिकॉन होता है इसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो काफ़ी हाई होती है। अगला आपको दिया गया बायो कॉम्पिटिबल केमिकली रिएक्टिव, गलत। ये जो सेकंड वाला ये आपको गलत दिया गया, स्टेटमेंट दिया गया है। इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन था, याद होना चाहिए था आपको। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वेश्चन ने आपसे बॉइलिंग पॉइंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है और यहाँ पे क्वेश्चन आपको पेंटेन दिए हैं, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। पहली बात, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं ये ब्रांचिंग के इनवर्सली होता है, ब्रांचिंग के इनवर्सली होता है। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिया गया नॉर्मल पेंटेन दिया गया है, ये आपका नॉर्मल पेंटेन हो गया। आइसोपेंटेन दिया गया है, ये आपको आइसोपेंटेन दिया गया है और फिर आपको दिया गया नियोपेंटेन दिया गया है। ये आपको नियोपेंटेन दिया गया, ठीक है। और आप देखेंगे कि लेफ्ट, ये नाम लिख देता हूँ, ये आपको हो गया आइसोपेंटेन,
और ये हो गया आपका नियोपेंटेन, ये हो गया आपका नियोपेंटेन हो गया। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ब्रांचिंग बढ़ती जा रही, यहाँ का सरफेस एरिया मैक्सिमम है, यहाँ पे ब्रांचिंग हो गई और यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका जो सरफेस एरिया है वो सबसे कम है। ठीक है, तो जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ब्रांचिंग इंक्रीज कर रही है, ब्रांचिंग इंक्रीज कर रही है, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होगा नॉर्मल पेंटेन का, देन आइसोपेंटेन, और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा नियोपेंटेन का। आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77, फाइंड द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बताना है कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। एल्किल हैलाइड दिया गया और साथ में आपको दिया गया इथेनॉल दिया गया है। एल्किल हैलाइड के साथ आपको इथेनॉल दिया गया, तो यहाँ पे हो जाएगा इवन हो जाएगा, यहाँ पे एलिमिनेशन इवन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप होगी वहाँ से Br- बाहर निकल जाएगा, ये Br- बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे आपका कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे Br बाहर चला गया तो यहाँ पे आपका बन जाएगा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे जो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना है, यहाँ पे जो बना है ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है। बट यदि यहाँ पे किसी प्रकार से रीअरेंजमेंट हो के ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन से टर्शियरी कार्बोकैटायन बन जाए तो इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पर सिंपली 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग होगी, यहाँ पर सिंपली 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग हो जाएगी। ठीक है, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगा होगा और एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगा होगा। तो यहाँ से जो होगा, यहाँ ये वाला मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे जो बनेगा ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला मिथाइल ग्रुप आप यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टर्शियरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा कि यहीं से एक H+ आयन बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा अब यहाँ से एक H+ आयन बाहर निकलेगा, यहाँ पे एक H+ आयन भी होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी लगा होगा जो कि बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई आंसर दिया गया है, फोर्थ आंसर दिया गया है। देखिए क्वेश्चन में हुआ क्या, क्वेश्चन में सबसे पहले हमने यहाँ पे कराया एलिमिनेशन कराया, तो यहाँ से Br- का फॉर्म बाहर निकल गया, तो यहाँ पे आपका बन गया सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन गया। ठीक है, यदि किसी प्रकार से ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन टर्शियरी कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाए तो बनने वाला प्रोडक्ट मोर स्टेबल होगा। तो यहाँ पे हमने क्या करवाया, यहाँ पे हमने 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग करा दिया। तो यहाँ से जो मिथाइल था ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेके इस वाले कार्बन से आके लग गया और जो पॉजिटिव चार्ज था वो यहाँ पे लग गया। अब यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बना है वो टर्शियरी कार्बोकैटायन बन गया है। ठीक है, टर्शियरी कार्बोकैटायन बनने के बाद यहाँ से एक H+ आयन बाहर निकलेगा और एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो होगा फोर्थ नंबर, आंसर फोर्थ होगा। द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर सिंपल केमिकल रिएक्शन, एक अणु को आपको केमिकल रिएक्शन दी गई AB इज एक्टिवेशन एनर्जी EA in a forward direction, the activation energy in the reverse reaction। एक्टिवेशन एनर्जी के विषय में जो जानकारी आपसे मांगी तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल टू हो जाता है एक्टिवेशन एनर्जी इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अगर यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव हो जाएगा, अगर एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन एंडोथर्मिक हुआ तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, तो आंसर इसका हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा।
कैन बी लेस देन और मोर देन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। Which of the following compound undergoes nucleophilic substitution reaction? The activity of a compound towards nucleophilic substitution is attractive for the -I and -R effect. क्वेश्चन ने पूछा कि बताइए which of the following compound undergoes nucleophilic substitution reaction। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्टिविटी ऑफ अ कंपाउंड towards nucleophilic substitution is attractive for the -I and -R effect। मतलब जहाँ पर -I या -R इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा वहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक की रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक की सबस्टिट्यूशन उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे कि -R इफेक्ट कहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला ऑप्शन, जो पहला ऑप्शन में यहाँ पे लगा है मीटा पोजीशन पे, सॉरी मीटा नहीं, यहाँ पे जो लगा है NO2 ग्रुप लगा है जो कि -R इफेक्ट को शो करता है। -R इफेक्ट होने का इसकी जो रिएक्टिविटी होगी न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन के प्रति वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज अ मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स SN1 रिएक्शन। आइए, which one is the most reactive towards unimolecular nucleophilic substitution। देखिए रिएक्टिविटी ऑफ SN1 यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन की जो रिएक्टिविटी होती है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के डायरेक्टिव होती है। मतलब बनने वाला कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी SN1 उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी ऑफ अ कार्बोकैटायन को चेक करना है। तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे फिनाइल, इस वाले कार्बन से लगा है फिनाइल ग्रुप लगा है, बाइफिनाइल है, एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया और यहाँ पे लगा दिया एक, इन्होंने लगाया बोमिन लगा दिया। ठीक है, आइए देखिए क्या होगा। यहाँ से Br-1 का फॉर्म बाहर निकलेगा तो इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे जो कार्बन है टर्सी कार्बोकैटायन हो गया, टर्सी कार्बोकैटायन, और साथ ही साथ यहाँ पे दो फिनाइल ग्रुप लगे हैं जो कि रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो रहा है। तो यहाँ पे बनने वाले कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी। उसका जो आंसर होगा थर्ड हो जाएगा क्योंकि रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो रहा है। आंसर थर्ड होगा। आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 81, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन में आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है, इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ अ रिएक्शन रिमेन सेम फॉर एनी कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट। बिल्कुल सही है। जो जीरो ऑर्डर की जो रिएक्शन होती हैं वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन को आप चाहे कम करें या ज़्यादा करें, बट जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो रेट होगी वो डिपेंड नहीं करेगी। सेकंड ऑप्शन है, एक्टिव वैसे एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड बाय कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट एट अ 2 डिफरेंट टेम्परेचर। यस, यदि आप 2 डिफरेंट टाइप के टेम्परेचर लेते हैं तो वहाँ से आप एक्टिव वैसे एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड ऑप्शन है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एन ईस्टर इज अ सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। राइट ऑप्शन है,
जो एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एन ईस्टर होता है ये देखने में सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन लगती है, बट होती है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर होता है वो एक्सेस में होता है। तो यहाँ पे कुल मिला के आपके तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ, ऑल आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82। Grignard reagent is not prepared in a aqueous medium but prepared in a ether medium because the reagent, असल में होता क्या है कि जो Grignard reagent होता है ये हाईली रिएक्टिव होता है। जब आप Grignard reagent को वाटर के साथ लेके आते हैं तो ये बना लेता है एल्केन, ये बना लेगा एल्केन क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है। बट जब आप Grignard reagent को ड्राई ईथर के साथ लेके आते हैं तो कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, तुम कह सकते हैं कि रिएक्ट विद द वाटर, जो Grignard रिएजेंट होगा हाईली रिएक्टिव होने के कारण ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है और एल्केन का फॉर्मेशन कर लेता है। तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि बताइए यहाँ पे आइडेंटिफाई कीजिए कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि रीजन में आपको दिया गया एनहाइड्राइड AlCl3 दिया गया है। जो AlCl3 होता है ये लुईस एसिड होता है। लुईस एसिड का मतलब होता है कि ये होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। अब ये अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा और इसके ऊपर अटैक कर देगा, यहाँ से Cl- को बाहर ले जाएगा और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब AlCl3 ने यहाँ पे आके अटैक किया तो इसने अपने अंदर से एक Cl- आयन को निकाल दिया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बना है ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन बना है। यदि किसी प्रकार से यहाँ पे ये प्राइमरी कार्बोकैटायन से सेकेंडरी कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाए तो इसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाता है 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। यहाँ पे अब होगी 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए आप क्या होगा, ठीक है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये प्राइमरी कार्बन पे आ गया है। अब यहाँ से होगा क्या कि ये वाला हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेके इस वाले कार्बन पे चला जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से उठ के बीच वाले कार्बन पे आ जाएगा। तो बन जाएगा आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन जाएगा। अब ये आपका बन गया सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन गया। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइट जनरेट हो गया। अब ये इलेक्ट्रोफाइट क्या करेगा, ये जाके इस बेंजीन पे जाके अटैक करेगा। तो यहाँ पे अब आगे कंडीशन क्या होगी, ये जो बेंजीन रिंग है, ये जो आपको बेंजीन रिंग दी गई है, ये यहाँ पे पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके डीलोकलाइज हो जाएगा तो इस पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव को चाहिए होता है, निगेटिव चाहिए होता है, ये यहाँ पे आएगा और इस बेंजीन पे यहाँ पे अटैक कर देगा। तो यहाँ पे मतलब आगे इंटरमीडिएट भी बनेंगे। तो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ प्रोडक्ट बना के दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आपका जो मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा वो ये बनेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको पूरा मैकेनिज्म नहीं पढ़ाया है, यहाँ पे बस मैंने आपको मेजर प्रोडक्ट बना के दिखा दिया। बाकी यहाँ पे अभी बीच में काफ़ी मतलब इंटरमीडिएट भी होंगे, सब कुछ होंगे, बट मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट बताया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84,
When graphite is evaporated by electric arc, then fullerene is formed here and never be. क्वेश्चन ने यहाँ पे पूछा है कि fullerene में N की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि N की वैल्यू 167 नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड। क्वेश्चन ने आपसे पूछा है, बताया कि यहाँ पे मोस्ट एसिडिक कंपाउंड क्या होगा, तो भाई हमें यहाँ पे मोस्ट एसिडिक कंपाउंड बताना है, ठीक है। तो जो मोस्ट एसिडिक कंपाउंड होता है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो माइनस आई के डायरेक्टली होती है, ठीक है। मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विद द ड्राइंग ग्रुप ज़्यादा होंगे उस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगी। तो आप थर्ड ऑप्शन में देखेंगे कि यहाँ पर 3 विद ड्राइंग ग्रुप लगे हैं, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप लगे होने का इस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम हो जाएगी। तो आंसर का हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 86, रीड द फॉलोइंग ऑप्शन एंड चूज इन करेक्ट वन। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन को पढ़ने हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रॉन्ग ऑप्शन होगा। तो पहला ऑप्शन दिया गया कि डायमंड इज द ओनली प्योर फॉर्म ऑफ अ कार्बन विदाउट डैंगलिंग बॉन्ड। देखिए होता क्या है कि जो कार्बन होता है, पहला ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, जो कार्बन होता है इसके 3 आइसोटोप होते हैं, इसके 3 आइसोटोप होते हैं। डायमंड होता है, ग्रेफाइट होगा और होगा फुल्लेरीन होगा, ठीक है। यहाँ पे जो कार्बन होगा इसके 3 आइसोटोप होंगे, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन होता है। जो फ्लोरीन होता है, ओनली फ्लोरीन, जो फ्लोरीन होता है सिर्फ यही होता है जो कि प्योरेस्ट फॉर्म में होता है, जो प्योर फॉर्म में होता है, जो कि प्योर फॉर्म में होता है एंड डैंगलिंग बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे दिया गया कि डायमंड इज द ओनली प्योर फॉर्म, गलत है, डायमंड नहीं होता है बल्कि यहाँ पे होता है फुल्लेरीन, जो कि प्योर फॉर्म में पाया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट का गलत दिया गया है, आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, पहले ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, आइडेंटिफाई कंपाउंड X in the following sequence of a reaction। आइए, आइडेंटिफाई कंपाउंड X in the following sequence of a reaction। यहाँ पे आपको रिएक्शन दी गई और इस रिएक्शन में आपको X को आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर X क्या होगा, ठीक है। आइए देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिया गया, यहाँ पे आपको दिया गया Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ अ HNO, मतलब यहाँ पे Cl2 दिया गया इन प्रेजेंस ऑफ अ HNO। इसका मतलब यहाँ पर होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पर होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा। और जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है वो बेंजीन पे अटैक नहीं करता है बल्कि वो अटैक करेगा जाके मिथाइल पे, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, अगर यहाँ से एक H+N बाहर निकलेगा तो एक Cl अंदर जाएगा, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपके बनेंगे, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ प्रोडक्ट, यहाँ पर जो X के जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या क्या बन सकते हैं ये आपको देखना है। अगर एक Cl अंदर जाएगा तो एक H+N बाहर निकल रहा है, तो आपका जो पहला प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, CH2Cl। ये आपका पहला प्रोडक्ट बन गया X का। और क्या बन सकते हैं, अगर यहाँ से 2 H बाहर निकलेंगे तो 2 Cl अंदर जाएंगे, तो आपको जो सेकंड प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन सकता है, अब आपका यहाँ पे तीसरा प्रोडक्ट भी पॉसिबल है। अगर यहाँ से
3H बाहर निकलेंगे तो 3Cl अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे आपको जो तीसरा प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा। ठीक है, कुल मिला के यहाँ पे 3X बनने की पॉसिबिलिटी है, बट हमें बताना है कि इन तीनों में से कौन सा X होगा। ठीक है, तो हमें आइडेंटिफाई करना है। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखिए, अब यहाँ पे हमें X को आइडेंटिफाई करना इन तीनों में, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपका बनने वाला प्रोडक्ट क्या है। बनने वाले प्रोडक्ट को देख के हम बता सकते हैं कि यहाँ पे X क्या होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो X होना चाहिए वो सेकंड वाला होना चाहिए। कैसे होगा? देखिए आप देखिए, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे वाटर को लिया एट अ हाई टेम्परेचर पे। जब आप यहाँ पे वाटर को लेंगे एट अ हाई टेम्परेचर पे लेंगे, तो यहाँ से होगा क्या कि यहाँ से 2 Cl- आयन बाहर निकल जाएंगे और 2 OH- आयन अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपका ये बनेगा, एक OH- आयन यहाँ लग जाएगा और एक OH- आयन यहाँ लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहाँ से वाटर का रिमूवल हो जाएगा। जब यहाँ से वाटर का रिमूवल होगा तो यहाँ से जो निकलेगा, यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका जो मेजर प्रोडक्ट बन रहा है वो ये बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका बेंजोल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। इसका मतलब यहाँ पे जो X की वैल्यू होगी वो ये वाली होगी। ठीक है, क्या होगा? ये होगा। तो ये देखिए ऑप्शन में कहीं दिया गया है CHCl2, यस, थर्ड ऑप्शन में दिया गया है, ये होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10 यील्ड एसीटोन ऑन ओजोनोलिसिस। क्वेश्चन ने क्या कहा यहाँ पे कि यहाँ पे आपको एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10 दिया गया है। ठीक है, और क्वेश्चन ने कहा कि जब आप इसका ओजोनोलिसिस कराएंगे, जब आप इसका ओजोनोलिसिस कराएंगे तो एसीटोन प्रोड्यूस होगा। तो आपको चेक करना है कि यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इन चारों ऑप्शन का आप ओजोनोलिसिस कराइए। जिस ऑप्शन में एसीटोन प्रोड्यूस होता है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन, तो 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन एक, 2, 3, 4, ये हो गया 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन हो गया। अब हमें इसकी ओजोनोलिसिस करानी है। ओजोनोलिसिस कराने का मैं यहाँ पे आपको एकदम सिंपल मेथड बता रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, इन दोनों बॉन्डों को बीच से तोड़ो और एक एक ऑक्सीजन इनको दे दो। ठीक है, एक एक ऑक्सीजन इनको दे दो और यहाँ पे देखिए अब आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा CH3 COCH3। तो यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट आ गया CH3 COCH3, ये मैंने आपको एक सिंपल मेथड बताया है ओजोनोलिसिस करवाने का, और यहाँ पे आपका बन जाएगा CH3 CHO बन जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ओजोनोलिसिस कराने पे एसीटोन का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जब आपने फर्स्ट ऑप्शन में इसका ओजोनोलिसिस कराया तो यहाँ पे आपका एसीटोन का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है दिस इज द राइट ऑप्शन। तो आंसर का हो जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी मोस्ट रीडली डिहाइड्रेटेड। अच्छा भाई, यहाँ पे चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन से कंपाउंड में बड़ी आसानी से
डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन मीन्स होता है कि पानी का निकलना, वाटर का निकलना। तो देखिए ईज ऑफ अ डिहाइड्रेशन, ईज ऑफ अ डिहाइड्रेशन इज अट्रैक्टिव फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ अ कार्बोकैटायन। समझे आप? मतलब ईज ऑफ अ डिहाइड्रेशन जो होगा इज अट्रैक्टिव फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ अ कार्बोकैटायन। इसका मतलब कि जहाँ पर बनने वाला कार्बोकैटायन जितना स्टेबल होगा वहाँ पर डिहाइड्रेशन उतना ही अच्छा होगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, पहले ऑप्शन को देखेंगे, जब यहाँ से OH- आयन बाहर निकलेगा तो यहाँ पे आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा। ये आपका बन गया सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन गया। यहाँ से आप एक OH- आयन को निकालेंगे तो यहाँ पे भी आपको सेकेंडरी कार्बोकैटायन मिलेगा। थर्ड वाले ऑप्शन में देखेंगे, यहाँ से आपका एक OH- आयन जाएगा तो यहाँ भी आपको सेकेंडरी कार्बोकैटायन मिल रहा है। और फोर्थ वाले ऑप्शन में जब यहाँ से OH- आयन बाहर निकलेगा तो यहाँ पे भी आपको सेकेंडरी कार्बोकैटायन मिल रहा है। कुल मिला के यहाँ पे चारों ऑप्शन में आपको सेकेंडरी कार्बोकैटायन मिल रहा है। अब हम कैसे पता लगाएंगे किसका आसानी से डिहाइड्रेशन होगा? तो आप यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन में जहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकैटायन आपको मिल रहा है, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, इसके जस्ट बगल में इलेक्ट्रॉन विद अ ड्राइंग ग्रुप लगा है। इलेक्ट्रॉन विद अ ड्राइंग ग्रुप लगा है। जो इलेक्ट्रॉन विद अ ड्राइंग ग्रुप होते हैं ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देता है, ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देगा। तो आप देखेंगे जो पहला ऑप्शन है यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन विद अ ड्राइंग ग्रुप है वो एडजस्टेंट कार्बन पे लगा है। ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन में देखिए यहाँ भी इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप लगा है, एडजस्टेंट कार्बन पे लगा है। फोर्थ वाला ऑप्शन में चेक करेंगे, यहाँ भी जो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप लगा है एडजस्टेंट कार्बन पे, मतलब इसके जस्ट बगल में लगा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप थर्ड ऑप्शन में चेक करेंगे कि यहाँ पे भी क्या लगा है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन विद द ड्राइंग ग्रुप लगा है, बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन विद द ड्राइंग ग्रुप लगा है वो एक कार्बन को छोड़ के लगा है। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप लगा है वो दूरी पे लगा है, वो काफ़ी डिस्टेंस पे होने के कारण ये इसकी स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा कम नहीं कर पाएगा। इसका मतलब जो थर्ड ऑप्शन होगा इसका कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी तो उसका डिहाइड्रेशन भी ज़्यादा होगा। तो आंसर का हो जाएगा थर्ड। यहाँ पे सिंपली आपको बस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को चेक करना था और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन विद अ ड्राइंग ग्रुप लगा है वो कार्बोकैटायन से एक कदम की दूरी पे लगा है, जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी तो उसका डिहाइड्रेशन मैक्सिमम होगा, इसलिए आंसर का हो जाएगा थर्ड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। क्वेश्चन नंबर 90, बेसिक यूनिट ऑफ आर टाइप ऑफ सिलिकेट इज अ इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, फोर्थ का ग्रुप कार्बन फैमिली। ये आपको याद होना चाहिए था कि बेसिक यूनिट ऑफ आर टाइप ऑफ अ सिलिकेट इज अ, फर्स्ट आंसर होगा, ओनली याद होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91। इन द फॉलोइंग रिएक्शन ए एंड बी रिस्पेक्टिवली आर। क्वेश्चन में आपको एक रिएक्शन दी गई और क्वेश्चन ने आपसे ए और बी की जानकारी मांगी है कि ए क्या होगा और बी क्या होगा। ठीक है, आइए पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। यहाँ पहले ऑप्शन के लिए आपको यहाँ पे आपको ए के लिए एथीन दिया गया है, C2H4 दिया गया है। देखिए होगा क्या, अगर यहाँ पे आपने एक स्थान पे C2H4 को लिया और इसकी रिएक्शन आपने करा दिया HBr के साथ, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा C2H5 Br का फॉर्मेशन होगा। अगर आपने इसके ऊपर यदि आपने इसके ऊपर अल्कोहलिक के ओस डालोगे, यदि आप इसके ऊपर अल्कोहलिक के ओस डालोगे तो वापस से एथीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ए आपस में क्या है, सेम है। तो आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट आंसर हो जाएगा, आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विल बी मोस्ट फेवर्ड इन। ये आपको याद होना चाहिए कि जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है इसकी जो मोस्ट फेवरेबल होती है वो होती है
कार्बोनिल कंपाउंड क्या होती है, कार्बोनिल जो होती है वो होती है एस्टल्डिहाइड होती है। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए जो मोस्ट फेवरेबल रिएक्शन होती है वो होती है एल्डिहाइड की होती है। Carbon have a X isotope in which Y are stable. The value of X and Y. Carbon have X isotope in which Y are stable. The value of X and Y है। देखिए जो कार्बन होते हैं 3 आइसोटोप होते हैं जिनमें से 2 स्टेबल होता है, एक अनस्टेबल होता है। कार्बन जो होता है इसके 3 आइसोटोप होते हैं। कार्बन जो होता है इसके 3 आइसोटोप होते हैं जिसमें से 2 स्टेबल होते हैं और एक अनस्टेबल होता है। तो आंसर हो जाएगा थर्ड इसका। Question number 94. When ethyl iodide and propyl iodide with a sodium in the presence of ether, they form. When ethyl iodide, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिया गया, इथाइल आयोडाइड लिया गया है एंड प्रोपाइल आयोडाइड लिया गया है विद अ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। आइए कुल मिला के यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपसे वुड्स रिएक्शन की बात कर रहा है और क्वेश्चन आपसे पूछा कि बताइए यहाँ पे कितने एल्केन बनेंगे। तो पहले यहाँ पे हम क्या लेंगे, हमने सबसे पहले यहाँ पे ले लिया इथाइल आयोडाइड ले लिया। इथाइल आयोडाइड C2H5 ये हमने इथाइल आयोडाइड ले लिया प्लस 2 मोल ऑफ सोडियम लेंगे, 2 मोल ऑफ सोडियम लिया एंड 2 मोल इथाइल आयोडाइड लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ डाई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ डाई ईथर लेंगे। तो यहाँ से आप देखें क्या होगा, यहाँ से 2 मोल सोडियम आयोडाइड बाहर निकल जाएगा, यहाँ से 2 मोल सोडियम आयोडाइड बाहर निकल जाएगा और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा ब्यूटेन। तो बन जाएगा ब्यूटेन। ये एसेंट ऑफ अ कार्बन चैन होता है और ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आपका हो गया फर्स्ट। सेकंड कंडीशन में इन्होंने क्या लिया है, सेकंड कंडीशन में लिया है प्रोपाइल आयोडाइड लिया है। तो यहाँ पे अब आपको प्रोपाइल आयोडाइड लेना पड़ेगा। प्लस 2 मोल सोडियम प्लस 2 मोल प्रोपाइल आयोडाइड लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ से 2 मोल सोडियम आयोडाइड बाहर निकल जाएगा, यहाँ से 2 मोल सोडियम आयोडाइड बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा, यहाँ आपका जो प्रोडक्ट है वो बनेगा C6H14। तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा हेक्सेन का। ये आपका बन गया सेकंड एल्केन बन गया। फर्स्ट एल्केन आपका ब्यूटेन बना, सेकंड एल्केन आपका बन गया हेक्सेन बन गया। अब थर्ड रिएक्शन देखेंगे इसकी क्या होगी, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम 1 मोल इथाइल आयोडाइड को लेंगे एंड 1 मोल प्रोपाइल आयोडाइड को लेंगे। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले ले लिया 1 मोल इथाइल आयोडाइड C2H5I प्लस 2 मोल सोडियम लिया प्लस 1 मोल प्रोपाइल आयोडाइड लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ अ ड्राई ईथर। तो यहाँ से 2 मोल सोडियम आयोडाइड बाहर निकल जाएंगे, यहाँ से 2 मोल सोडियम आयोडाइड बाहर निकल गए और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ बन जाएगा C5H12। तो यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा पेंटेन का। तो कुल मिला के यहाँ पे 3 एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है, ब्यूटेन, हेक्सेन एंड पेंटेन। 3 एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 4th। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 पे चलेंगे।
फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्वेश्चन में आपको फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन दी गई है। एक अननोन कोई केमिकल रिएक्शन है AB जो कि फर्स्ट ऑर्डर की है, और क्वेश्चन में यहाँ पे आपको क्या क्या जानकारी दी गई है। क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको A की जो कंसंट्रेशन दी गई वो 0.1 मोलर दी गई है। कंसंट्रेशन आपको दी गई है 0.01 मोलर दिया गया है। और क्वेश्चन में आपको रेट कांस्टेंट, क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ अ रिएक्शन दी गई है 2 × 10 की पावर -15 मोल लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स दी गई है। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन, और क्वेश्चन ने आपसे हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन पूछा। क्वेश्चन ने आपसे टी हाफ की जानकारी मांगी है। हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे निकालना है टी हाफ की जानकारी मांगी गई है। ठीक है, आइए फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। सिंपली यहाँ पे हम क्या करेंगे, अननोन रिएक्शन दी गई ना, तो R = K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, कंसंट्रेशन A की पावर n के स्थान पे आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आपका रेट कांस्टेंट आ जाएगा K = रेट आपको दी गई 2 × 10 की पावर -15, 2 × 10 की पावर -15 दिया गया है। और कंसंट्रेशन आपको दी गई 0.01 मतलब 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 आपको दी गई है। तो यहाँ से आपका रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी 2 × 10 की पावर -13। ये आपका रेट कांस्टेंट आ गया 2 × 10 की पावर, यहाँ पे 15 नहीं है, यहाँ पे 5 है, 2 × 10 की पावर -5 है। तो यहाँ भी सही कर लीजिए इसको, 2 × 10 की पावर -5 है। तो यहाँ पे अब हो जाएगा आपका 2 × 10 की पावर -3 हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो रेट कांस्टेंट है 2 × 10 की पावर -3 आ गया। अब यहाँ से आपका रेट कांस्टेंट आ गया है। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना टी हाफ निकालना था। तो यहाँ पे आप फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन लगाएंगे KT हाफ = 0.6932। तो यहाँ से आपका टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी टी हाफ = 0.6932 डिवाइडेड बाई 2 × 10 की पावर -3। इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, डिवाइड करने पर इसका जो आंसर आएगा वो अप्रॉक्स 347 सेकंड आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। द ट्रीटमेंट ऑफ अ गिग्नॉर्ड रीजन विद आइए क्वेश्चन में आपसे प्रोडक्ट पूछा गया है। यहाँ पे आपको दिया गया गिग्नॉर्ड रीजन दिया गया जो कि रिएक्ट कर रहा है एल्काइन के साथ। और क्वेश्चन आपसे प्रोडक्ट पी पूछा है कि यहाँ प्रोडक्ट पी क्या बनेगा। देखिए क्या होगा, यहाँ पे आप इस वाले कार्बन देखेंगे, ये जो कार्बन है ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है। जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से लगा हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से लगा हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होता है। ये क्या करेगा, ये अपने अंदर से एक H+ आयन को निकालेगा। यहाँ पे इस कार्बन पे पासा नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर पासा पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब यहाँ जब ये अपने अंदर से एक H+ आयन को निकालेगा तो ये क्या करेगा, ये इसके H+ आयन को लेके अलग हो जाएगा और फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा और CH4 मीथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, इस वाले कार्बन को देखो, ये sp कार्बन है, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है। ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से लगा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, ये अपने अंदर से H+ आयन को निकालेगा। यहाँ से जो मिथाइल है इसके H+ आयन को लेके अलग हो जाएगा और मीथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 97।
क्वेश्चन नंबर 97, द हाफ लाइफ फॉर द रिएक्शन। एक आपको केमिकल रिएक्शन दी गई है N2O5 इक्वल टू ट्वाइस NO2 प्लस 1/2O2 दिया गया है। क्वेश्चन ने क्या कहा है, इज 2.4 R एट STP। क्वेश्चन में यहाँ पे आपको हाफ लाइफ दी गई 2.4 R की दी गई है। मैं यहाँ साइड पे लिख दे रहा हूँ, जो यहाँ पे आपको हाफ लाइफ दी गई है वो आपको दी गई 2.4 R की दी गई है। फिर क्वेश्चन क्या कहा है, स्टार्टिंग विद 10.8 ग्राम ऑफ N2O5। यहाँ पे N2O5 पर जो वेट आपको दिया गया 10.8 ग्राम दिया गया है। हाउ मच ऑफ O2 will be obtained after a period of 9.6 R। 9.6 R का मतलब होगा कि क्वेश्चन ने यहाँ पे आपको टोटल टाइम दिया है 9.6 R का दिया है। और क्वेश्चन ने आपसे पूछा कि बताइए इतने समय बाद O2 कितना बनेगा, ये पूछा गया है। आइए सबसे पहले यहाँ पे आप क्या कीजिए, यहाँ पे आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन में आपको ये जो केमिकल रिएक्शन दी गई फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन दी गई है। ये आपको जो रिएक्शन दी गई फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन दी गई है। और जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन आपको दी गई, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T हाफ की वैल्यू दी गई 2.4 R दी गई है। तो यहाँ से आप क्या कहेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आप नंबर ऑफ T हाफ निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं निकालने जा रहा हूँ नंबर ऑफ T हाफ। कैसे निकालेंगे, टोटल टाइम आपको दिया गया 9.6 दिया गया है। टोटल टाइम को आप T हाफ से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आपको T हाफ की टोटल संख्या मिल जाएगी 4। तो कुल मिला के यहाँ पे 4 हाफ लाइफ पास की गई हैं। यहाँ पे कुल मिला के 4 हाफ लाइफ पास की गई है। और यहाँ पे आपको N2O5 का वेट दिया गया 10.8 ग्राम दिया गया। सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसके वेट को मोल में कन्वर्ट कर लोगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे हम इसके मॉलिक्यूलर का वेट 108 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे इसका मोल आ जाएगा 0.1 मोल आ गया। मतलब एट अ जीरो टाइम पे इसका जो इनिशियल मोल था वो 0.1 मोल था। अब जैसा हम कि जानते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है वो T हाफ के टाइम पे डिपेंड नहीं करती है। तो यहाँ पे अब देखिए, अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, अब हमें यहाँ पे निकालना है बचे हुए मोलों की संख्या, कि कितने मोल यहाँ पे बचे हैं। यहाँ पे हमें कुल बचे हुए मोल की संख्या निकालनी है। कैसे निकालेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दिया गया 0.1 मोल दिया गया है। 0.1 मोल दिया गया है। जब आपने यहाँ पे 1 हाफ लाइफ पास किया, तो इसका जस्ट आधा बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.1 का हाफ। ठीक है, हमने कितनी हाफ लाइफ पास की, हमने यहाँ पे टोटल 4 हाफ लाइफ पास किए। तो हमने यहाँ पे दूसरी हाफ लाइफ पास की, तो अब इसका जस्ट हाफ आ जाएगा 0.1 2 की पावर 2। अब हमने यहाँ पे तीसरी हाफ लाइफ पास की, अब यहाँ पे इसका जस्ट हाफ हो जाएगा 0.1 अपॉन 2 की पावर 3 पे आ जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे चौथी हाफ लाइफ पास की, तो 4 इंटू T हाफ, अब इसका जस्ट हाफ हो जाएगा 0.1 अपॉन 2 की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, जगह कम है थोड़ी यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, जब आपने इनिशियल कंसंट्रेशन में 4 हाफ लाइफ पास की, तो यहाँ पे आपकी 0.1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4, ये आपकी बची हुई कंसंट्रेशन A आ गई। क्या आ गई, बची हुई कंसंट्रेशन A आ गई। तो यहाँ पे आपकी जो बची हुई कंसंट्रेशन है वो आ गई 0.1 डिवाइडेड बाई 16, ये आपकी बची हुई कंसंट्रेशन आ गई। आइए अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि O2 का कितना फॉर्मेशन होगा, O2 कितना बनेगा। देखिए, इनिशियल कंसंट्रेशन आपकी 0.1 थी,
बची हुई कंसंट्रेशन आपकी आ गई। यदि इनिशियल कंसंट्रेशन में से फाइनल कंसंट्रेशन को माइनस कर देंगे तो डिसोशिएट कंसंट्रेशन आपकी आ जाएगी। तो यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 थी, जिसमें से हमने बची हुई कंसंट्रेशन को माइनस कर दिया, तो यहाँ पे आपकी आ जाएगी यहाँ पे अब आपकी आ जाएगी डिसोशिएट कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 16.1 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब आपका आ जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब आपकी आ गई, ये वो कंसंट्रेशन आ गई जो टूट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। ये वो कंसंट्रेशन है जो टूट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देखेंगे जब इसका 1 मोल डिसोशिएट होता है तो इसका जस्ट आधा बनता है। अगर इतने मोल डिसोशिएट होंगे तो यहाँ पे जो बनेगी, तो यहाँ पे इसकी जो कंसंट्रेशन आएगी वो आ जाएगी, मतलब मोल आ जाएंगे इतने। तो यहाँ पे कुल मिला के O2 के ये मोल आ गए। बट क्वेश्चन में आपसे O2 के मोल नहीं पूछे गए, क्वेश्चन में आपसे O2 का वॉल्यूम पूछा गया है। मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से आपका वॉल्यूम आ जाएगा तो यहाँ से आपका वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा एप्रॉक्स आ जाएगा। थोड़ा लंबा कैलकुलेशन हो गया क्वेश्चन में। तो यहाँ पे जो आपका जो आंसर आ जाएगा एप्रॉक्स आ जाएगा 1.05 मीटर की समथिंग आएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे भाई। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे मोल इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। ठीक है, वॉल्यूम आपको दिखाना है, मोल इसके स्थान पे मैंने मोल को रख दिया, यहाँ से आपका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98, द कंपाउंड विल गिव एन आइसोमर ऑफ 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन on catalytic hydrogenation are. The compound will give an isomer of 2,2 dimethyl propane. 2,2 dimethyl propane. प्रोपेन। तो यहाँ पे आप बना लेंगे 2,2। ये अब आपका बन गया 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन हो गया। और क्वेश्चन अब आपसे इसके आइसोमर पूछे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा? क्वेश्चन ने आपसे आइसोमर पूछे हैं ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, मतलब कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन कराने पे इसके आइसोमर कौन कौन से होंगे। तो पहला ऑप्शन आप चेक कर लेंगे, पहला 1 देखिए क्या होगा। पहले तो यहाँ पे आपको दिया गया है CH3, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसा आप समझ लेंगे क्या है। देखिए आइसोमर यहाँ पे कुल मिला के 5 कार्बन है ना, तो कुल मिला के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। जब आप इसका हाइड्रोजनेशन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ अ रेनी निकल, तो यहाँ से क्या होगा, एक पाई बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 4 5 कार्बन है और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 कार्बन। इसका मतलब ये दोनों को मिला के आपस में क्या है, ये दोनों को मिला के आपस में आइसोमर है। कौन सा आइसोमर है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 कार्बनों की प्रिंसिपल चेन आ रही है और यहाँ पर 3 कार्बनों की प्रिंसिपल चेन आ रही है। इसका मतलब कुल मिला के जो दोनों आपस में होंगे चैन आइसोमर होंगे। ये कौन से हैं? चैन आइसोमर हैं। तो यहाँ पे जो पहला वाला ये कैसा है? आइसोमर है, चैन आइसोमर है। अगले में चेक कीजिए, सेकंड वाले में, सेकंड वाला पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बन दिए गए, हमें 5 कार्बन को देखना है, गलत हो गया। थर्ड वाले ऑप्शन को देखेंगे, जब यहाँ पे आप इसका कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ अ रेनी निकल,
इन प्रेजेंस ऑफ रैनी निकल, तो यहाँ पे क्या होगा, एक पाई बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। कुल कितने कार्बनों की चैन बनी, 1 2 3 4 5 कार्बनों की चैन बन रही है। और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 3 कार्बनों की चैन बन रही, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपस में हो जाएंगे चैन आइसोमर। तो यहाँ पे जो होगा फर्स्ट और थर्ड ये आपस में क्या है, चैन आइसोमर हैं। यहाँ पे चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे 6 कार्बन, हमें कितने 5 कार्बन देखने थे। तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड ये आपस में कैसे चैन आइसोमर है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड। पूछे थे ना, तो हमने यहाँ पे हमें आइसोमर देखने थे, और जो आइसोमर होते हैं इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। 5 कार्बन यहाँ पे हैं तो 5 कार्बन यहाँ पे भी है, तो दोनों आपस में चैन आइसोमर हो गए। 5 कार्बन यहाँ पे हैं और 5 कार्बन यहाँ पे भी, ये दोनों भी आपस में चैन आइसोमर हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 पे चलिए। ए कंपाउंड इज ट्रीटेड विद NaNH2 टू गिव सोडियम सॉल्ट, आइडेंटिफाई द कंपाउंड। पहला ऑप्शन चेक कर लीजिए, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, NaNH2 दिया गया है। आप यहाँ फिर से देखेंगे कि यहाँ पे जो कार्बन है ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है, और ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगा हो तो वो एसिडिक होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अपने अंदर से एक H+ आयन को निकालेगा और इसके स्थान पे सोडियम अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा CH ट्रिपल बॉन्ड CNA, यहाँ पे ये आपका सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे ये सॉल्ट बनेगा, कौन सॉल्ट बनेगा, सोडियम सॉल्ट। यहाँ पे आपको बन जाएगा सोडियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे वाला जो हाइड्रोजन है तो सोडियम मेटल से रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, तो आंसर का हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। क्वेश्चन नंबर 100, यहाँ पे आपको रिएक्शन दी गई है और क्वेश्चन ने आपसे पूछा, रेट लॉ का एक्सप्रेशन पूछा है, क्या होगा सही। आइए, मल्टीपल स्टेप में आपको रिएक्शन दी गई हैं और क्वेश्चन ने आपसे रेट लॉ का सही एक्सप्रेशन पूछा है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। जो स्लोवेस्ट रिएक्शन होती है उसके लिए हम रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका लिखेंगे, रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखेंगे, रेट इक्वल टू के concentration of A and concentration of R। ये हो गया रेट लॉ का एक्सप्रेशन हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको डिजायर्ड इक्वेशन ये दी गई है, ये दी गई है, ठीक ना। अब यहाँ पे जो आपको जो डिजायर्ड इक्वेशन दी गई, इस इक्वेशन में कहीं पर भी A नहीं आ रहा है, यहाँ पर कहीं पे भी A नहीं आ रहा। कुल मिला के यहाँ पे जो ये A आया है ये इंटरमीडिएट है, हमें इस A को हटाना पड़ेगा। अब आप इस A को कैसे हटाएंगे, तो यहाँ पर आपको 2 फास्ट रिएक्शन दी गई है। इन 2 फास्ट रिएक्शन में से आपको किसी एक का, केसी का एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम A को हटाने के लिए पहली वाली इक्वेशन के लिए केसी का एक्सप्रेशन लिखेंगे। क्यों यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट साइड पे आपको P एंड Q दोनों मिल जाएंगे। तो आइए, तो इसके लिए आप लिखेंगे केसी का एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो केसी इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो यहाँ से आपका केसी का एक्सप्रेशन आ गया। हमें ए को निकालना था, हमें ए को यहाँ से हटाना है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा केसी इंटू पी इंटू क्यू, ये हो गया। अब यहाँ से आपकी ए की वैल्यू आ गई। अब आप इस ए की वैल्यू उठा के यहाँ पुटअप करेंगे, तो आर इक्वल टू के, ए के स्थान पे आप रखेंगे इंटू के सी प्रोडक्ट पी एंड क्यू इंटू आर,
जब दो कांस्टेंट वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई करेंगी तो वहाँ पे एक नई कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। मान लो कि यहाँ पे के डैश आ गया, तो यहाँ से आपका रेट लॉ का एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर। कोई मैच करता आंसर? फोर्थ आंसर, फोर्थ इज द राइट आंसर। आइए